हेलो दोस्तों, दिस इज भावना पुरी। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5, 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। सो जो आज के टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, और उसी के साथ साथ हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को भी डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो आज का पहला टॉपिक है, विच इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो स्टूडेंट्स, इनकम्प्लीट का मतलब यहाँ पर क्या है? अभी तक हमने पढ़ा था कि जो मेंडल है उन्होंने जो अपना लॉ दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो कि हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने पहले की वीडियोस में। सो दोस्तों, जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो बिल्कुल ही अलग है मेंडल के लॉ से। अब वो कैसे? क्योंकि भाई मेंडल ने ये बोला था कि किसी भी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स है, जिसको हमने जीन्स बोला। जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट है, और किसी भी डिसिमिलर पेयर में, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, किसी भी डिसिमिलर पेयर में एक डोमिनेटिंग होगा ओवर अनदर। ठीक है भाई, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस था। ठीक है, अब उनके हिसाब से जब भी हम किसी भी एक डिसिमिलर पेयर के बारे में बात करते हैं तो एक जो अलील है वो दूसरे अलील पर क्या है? डोमिनेट। जिस वजह से ये जो डोमिनेटिंग वाला फीचर है वही रिप्रेजेंट होता है। तो यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी मिलकर क्या जो फिनोटाइप है वो क्या होगा? उसका टॉ। ये बात सही है। तो यहाँ पर ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्या ये भी मेंडल के लॉ के हिसाब से ही वर्क करता है या नहीं? तो चलिए फटाफट से देखते हैं। तो बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है जब दोनों में से कोई भी अलील, किसी भी जीन के जो अलील्स है, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो ये दोनों क्या है? मैंने बताया था कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ द सेम जीन। सेम जीन, एक ही जीन की जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये एक अलील है और ये दूसरा। क्लियर है? तो उन्होंने तो ये कहा था मेंडल ने कि एक डोमिनेटिंग होगा ओवर अनदर, और जो डोमिनेटिंग होता है वही अपना फीचर एक्सप्रेस करता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है जब दोनों में से कोई भी अलील, किसी भी जीन के जो दो अलील्स हैं, अगर दोनों में से कोई भी अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की इनहेरिटेंस को, इस तरीके के पैटर्न को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो गिवन है आपके एनसीईआरटी में, विच इज स्नैपड्रैगन। तो आपको उसका एग्जांपल अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम भी गिवन है, एंटीरियम। तो बेसिकली ये जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, इसके अलावा जो ये 4 o'clock वगैरह लिखा है आपकी उसमें, ठीक है, या मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, ये प्लांट्स के नाम है जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज को शो करने के लिए? इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्नैपड्रैगन है, हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं। तो भाई देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर स्नैपड्रैगन के फ्लावर कलर के बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो स्नैपड्रैगन है, यहाँ पर हम उसके फ्लावर कलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो डोमिनेंट फीचर होगा स्नैपड्रैगन के अंदर, भाई उसमें जो फ्लावर कलर है, दो यहाँ पर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव जो फीचर्स के बारे में बात हो रही है, तो दिया हुआ है रेड जो कि डोमिनेटिंग फीचर है, और दूसरा जो उसका रिसेसिव काउंटर पार्ट है वो है व्हाइट। ठीक है, तो मैंने आपको क्रॉस बनाना सिखाया था कि सबसे पहले आप पेरेंट्स को लिखोगे। तो पेरेंट्स हमने यहाँ पर रेड और व्हाइट लिए, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो जो जीनोटाइप है, जो रेड है, उसको आप किस तरीके से एक्सप्रेस करोगे, जीन्स कैसे लिखोगे? तो वो कैपिटल आर है, और जो व्हाइट है मैंने पहले भी बताया है, अगर डोमिनेटिंग फीचर को आप कैपिटल आर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करोगे तो उसी के रिसेसिव वाले पार्ट को आपको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर गैमेट्स निकाले, तो यहाँ पर कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर। ठीक है भाई, तो जब आप पहली जनरेशन निकालते हो, यानी कि F1 जनरेशन निकालते हो, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, मैंने आपको ऐसे पनेट स्क्वायर बनाना सिखाया था। ठीक है, तो ये जो पनेट स्क्वायर है, इसके अंदर क्या होगा भाई, आपने ये जो गैमेट्स है कैपिटल आर यहाँ पर लिखे, स्मॉल आर यहाँ, इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया, कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों को कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब आप देख सकते हो कि इनको चारों को एक दूसरे के साथ जब क्रॉस आप करवा रहे हो तो आपके रिजल्ट में क्या आ रहा है? कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है भाई, सो बेसिकली बच्चे यहाँ पर जो कैपिटल आर स्मॉल आर है उसको रेड होना चाहिए था, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है पिंक कलर को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
पिंक कलर को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना तो कैपिटल आर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि भाई कैपिटल आर एक्सप्रेस करता तो वो रेड कलर का होता, ना ही स्मॉल आर एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि स्मॉल आर अगर एक्सप्रेस करता तो वो व्हाइट कलर का होता। तो ये तो एक इंटरमीडिएट कंडीशन आ गई है, ठीक है ना। तो यही मैंने आपको समझाया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है व्हेन नन ऑफ द अलील्स, ना तो कैपिटल आर और ना ही स्मॉल आर, व्हेन नन ऑफ द अलील्स ऑफ द जीन कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, जब दोनों में से कोई भी अलील अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो इस तरीके के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ये फॉलो नहीं करता है मेंडेलियन लॉज को। तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज अ डेविएशन ऑफ मेंडेलियन लॉ, क्योंकि ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है? क्योंकि मेंडल का जो दूसरा लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, भाई वो तो कह रहा था कि अलील्स कभी भी मिक्सिंग नहीं शो करते, है ना, वो कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते। तो यहाँ क्या हो गया, अगर यहाँ मिक्सिंग नहीं होती कैपिटल आर और स्मॉल आर की, तो पिंक थोड़े ना आ जाता। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये क्या है, इंटरमीडिएट कंडीशन जो बन रही है वो ब्लेंडिंग की वजह से बन रही है। तो अगर मैं इसी की डिफाइन यहाँ पर लिखूं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इट इज द इनहेरिटेंस इन विच, ये किस तरीके की इनहेरिटेंस है, इन विच नन ऑफ द अलील्स, जो दोनों में से कोई भी अलील, नन ऑफ द अलील्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, यानी कि दोनों में से कोई भी अलील अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता, इन विच नन ऑफ द अलील्स कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हो गई बात इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताया, और F1 जनरेशन यानी कि पहली जनरेशन हमने निकाल दी। तो भाई जब हम F2 जनरेशन निकालेंगे तो कैसे, तो बच्चे F2 जनरेशन में आपको करवानी है सेल्फिंग, इनको आपस में क्रॉस। तो जब F2 जनरेशन हम निकालेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन में सेल्फिंग करेंगे, इनको आपस में क्रॉस करवाएंगे। चलिए एक पनेट स्क्वायर फिर से हम बना देते हैं यहाँ पर और देखते हैं उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो सबसे पहले यहाँ आ गया कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर है कैपिटल आर, यहाँ पर है स्मॉल आर और यहाँ पर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है भाई। तो इसके रिजल्ट में मुझे ये पता चला कि जो कैपिटल आर है वो तो हो गया रेड, डोमिनेटिंग जो फीचर था, जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो हो गया पिंक, ठीक है, यहाँ पर भी पिंक, और जो स्मॉल आर है वो है आपका व्हाइट। तो इसके रिजल्ट में अगर मैं फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालती हूं तो क्या है भाई, देखते हैं चलो। फिनोटिपिक रेशियो यानी कि फिनोटाइप और जीनोटिपिक रेशियो यानी कि जीनोटाइप, तो क्या रेशियो आएगा फटाफट से देखते हैं। चलो पहले जीनोटाइप को देखते हैं। तो जीन्स कौन कौन से हैं अगर मैं उसकी बात करती हूँ तो सबसे पहले आप देखोगे कैपिटल आर है, ठीक है भाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर है एंड देन स्मॉल आर। तो इसका रेशियो क्या आएगा, अगर हम इसके रेशियो के बारे में बात करते हैं तो उसका रेशियो क्या आएगा, आप बता सकते हैं देखकर कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर है, जो कैपिटल आर है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पर कैपिटल आर 1, कैपिटल आर स्मॉल आर 2 और जो स्मॉल आर है वो 1। तो इस तरीके से देखा जाए तो जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1, ठीक है भाई। अगर मैं फिनोटाइप के बारे में बात करूं यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करूं, रेड कितने हैं, 1 ही है, तो यहाँ पर आ गया रेड के लिए 1, पिंक कितने हैं 2, तो यहाँ पर आ गया 2, और व्हाइट कितने हैं वो भी 1 है। तो जो फिनोटिपिक रेशियो है वो भी हमारा कितना आ गया 1:2:1। तो भाई क्या ये मेंडल के लॉ के हिसाब से ही आया है, नहीं, क्योंकि मेंडल के हिसाब से भाई जो आपका फिनोटिपिक रेशियो आया था इट वाज 3:1, लेकिन यहाँ पर कितना आ गया, जो फिनोटाइप है वही जीनोटाइप है, तो ये रेशियो वेरी कर गया। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं करता है। अब रीजंस क्या रहे होंगे कि ये मेंडल के लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, हो सकता है कोई जेनेटिक डिफेक्ट आ गया हो, कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है उस जीन में जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऐसे एंजाइम को प्रोड्यूस करने के लिए विच गिव्स द कलर रेड, व्हाइट या फिर पिंक, है ना। हो सकता है एंजाइम इज नॉट फॉर्म्ड, ये भी तो हो सकता है कि वो एंजाइम ही ना बना हो किसी भी डिफेक्ट की वजह से, या फिर हो सकता है कि जो एंजाइम बना है वो नॉन फंक्शनल हो, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो, नॉन फंक्शनल एंजाइम। समझ में आई बात?
तो ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन था स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल, इसलिए हमने उसको डिटेल में पढ़ा है। ठीक है बच्चे, एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन वो मल्टीपल एनालिसिस के बाद में गिवन है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किसका एग्जाम्पल है, तो मैं वो यहीं पर डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो वो जो एग्जाम्पल है वो है पी यानी कि मटर के अंदर स्टार्च की सिंथेसिस का एग्जाम्पल। पी यानी कि मटर के अंदर जो स्टार्च की सिंथेसिस है, स्टार्च की फॉर्मेशन है, वो उसका एग्जाम्पल है। तो उसमें है क्या, चलिए एक बार हम बात करते हैं उसके बारे में। तो होता क्या है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैपिटल बी, मान लो ये वो जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है लार्ज साइज, जो ग्रेन होता है ना उसका जो साइज है वो लार्ज होगा, और जो स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है वो ज्यादा हो रही है। तो लार्ज साइज ऑफ ग्रेन एंड मोर स्टार्च। ठीक है भाई, स्टार्च की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है इस जीन की वजह से, और जो ग्रेन है उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। फिर उस हिसाब से जो ये रिसेसिव वाला फीचर है, तो स्मॉलर साइज ऑफ ग्रेन, ये क्या बनाएगा, ग्रेन का बहुत ही छोटा साइज बनाएगा, है ना, एंड लो स्टार्च सिंथेसिस। भैया जो स्टार्च की सिंथेसिस है वो भी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है भाई, तो इसके हिसाब से जो कैपिटल बी और स्मॉल बी है, तो भाई ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहां पर जो कैपिटल बी और स्मॉल बी है मेंडल के हिसाब से वर्क नहीं करता, बल्कि इनके बीच की यानी कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म बनती है ना। तो जो इंटरमीडिएट फॉर्म बन रही है उसमें दोनों में से कोई भी अलील अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। तो जो ग्रेन का साइज है वो भी बिल्कुल ना बहुत बड़ा है और ना ही बहुत छोटा है, और जो स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है वो भी कैसी है, इंटरमीडिएट। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें पता चला कि यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। तो पी यानी कि मटर के अंदर किसके अंदर बात कर रहे हैं, पी के अंदर किसके बारे में, स्टार्च सिंथेसिस के बारे में, एंड द साइज ऑफ ग्रेन। तो बच्चे ये था एक और एग्जांपल आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, विच इज कोडोमिनेंस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कोडोमिनेंस। ठीक है, अब ये कोडोमिनेंस क्या है, जब इनकम्प्लीट में दोनों में से कोई भी अलील अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, तो कोडोमिनेंस तो एक तरीके से उल्टा हो गया, यहाँ पर तो दोनों ही अलील्स अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ द सेम जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली, जब दोनों अलील्स अपने आप को कंप्लीटली इक्वली एक्सप्रेस करते हैं, तो इस तरीके की पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को कोडोमिनेंस कहा जाता है। ठीक है भाई, तो इसका जो एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में गिवन है भाई, वो है ABO ब्लड ग्रुपिंग, है ना। तो अभी जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है आपके कोडोमिनेंस को, तो उसमें जो A और B ब्लड ग्रुप है ना, ये है सबसे बड़े एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का। अब ये कैसे, देखो ध्यान से, होता क्या है, ह्यूमन की जो RBC है जनरली बायकॉन्केव इन शेप होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है, इसके पास एक जीन प्रेजेंट है आई जीन। कौन सा जीन प्रेजेंट है, आई जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग एंटीजेंस की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो कौन से जीन के बारे में हम बात कर रहे हैं, आई जीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस जीन के पास कौन कौन से अलील्स हो सकते हैं उसके बारे में चलिए देखते हैं फटाफट से। तो जो आई जीन है उसके कौन कौन से अलील्स हैं, तो यहाँ पर अलील A हो सकता है, O हो सकता है और B हो सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आई जीन के कौन कौन से अलील्स हैं, A, O और IB, ये तीनों अलील्स हैं। अब तक हमने क्या देखा था भाई, दो ही अलील्स होते हैं, जैसे कि कैपिटल T और एक स्मॉल t था, एक कैपिटल B और एक स्मॉल b था, है ना। लेकिन यहाँ पर एक ही जीन है I और उसके पास कितने अलील्स हैं, 3। तो ये मल्टीपल अलीलिज्म का भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ना, उसको डिस्कस करेंगे हम। पहला भी देखिए IA, IO या IB। तो यहाँ पर IA ये हो सकता है, तो वो कौन से ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, A ब्लड ग्रुप को। तो मैं एक टेबल बना के आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, IA, तो ये A ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भाई, मैं आपको बता दूं A और B ये दोनों ही O के ऊपर डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो जब A और B डोमिनेटिंग है या फिर डोमिनेट है, तो O क्या हो गया, रिसेसिव, तो O तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा नहीं। तो अगर यहाँ पर IAIO लिखा होता तो बच्चे ये भी तो A ब्लड ग्रुप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है,
क्योंकि ये दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगे तो ए और ओ, ए क्योंकि ए डोमिनेट है और ओ रिसेसिव। सिमिलरली यहाँ पर अगर आई बी होता या फिर आई ओ होता तो ये दोनों भी किसको रिप्रेजेंट करते, बी ब्लड ग्रुप को। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख रहे हैं आई बी, ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ए बी ब्लड ग्रुप को। और जो लास्ट हमारे पास है या तो आप उसको आई ओ लिख सकते हो या फिर सिंपल आई, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ओ ब्लड ग्रुप को। ठीक है, तो ये जीन्स है यानी कि जीनोटाइप, ठीक है, और ये है फिजिकल अपीयरेंस यानी कि फिनोटाइप। ठीक है, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप में ऑलरेडी बच्चे अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ, तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पर अगर मैं देखूं कि कितने जीनोटाइप है और कितने फिनोटाइप है, तो उससे मुझे पता चला जीनोटाइप तो टोटल 1 2 3 4 5 6, यानी कि जीनोटाइप तो 6 हो गए हमारे पास, लेकिन फिनोटाइप कितने हैं, 4। ये बच्चे मेडिकल में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप होते हैं, तो 6 जीनोटाइप हैं और 4 फिनोटाइप है। क्लियर है। इसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तो सबसे पहले ए बी, देखो भाई ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप दोनों ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, और यही मैंने कोडोमिनेंस की डिफाइन बताई थी। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस के, व्हेन बोथ द अलील्स ऑफ द सेम जीन, एक ही जीन है, इसके दोनों ही अलील्स अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट में जो ब्लड ग्रुप हमारे पास आया है वो है ए बी। तो इसीलिए हम कहते हैं कोडोमिनेंस, जब दोनों अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल होता है कोडोमिनेंस का। ठीक है, ये फिनोटाइप और जीनोटाइप आपको याद रखना है। अब इसके बेसिस पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, देखो जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे बोलेंगे कि एक कपल है जिसमें जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है ए बी, और जो बच्चा है उसका फादर उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है बी। तो क्या प्रोबेबिलिटीज है कि जो नया बच्चा जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो भाई अगर एक पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है तो आप इस तरीके से जीनोटाइप लिखोगे, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप है बी तो मैंने भी बताया था कि दोनों में से किसी भी तरीके से आप एक्सप्रेस करते हो तो वो बी ब्लड ग्रुप ही नजर आएगा। तो यहाँ पर चाहे आप उसको ऐसे लिखिए चाहे आप उसको ऐसे लिखिए। तो अगर मैंने यहाँ पर इनको क्रॉस करवाया तो मेरे पास आ गया आई बी, और यहाँ पर आई ओ, यहाँ पर आई बी एंड देन आई ओ। तो ये कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं जो हमारे पास एक्सप्रेस हो गए। तो ये कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, देखिए ये हो गया आपका ए बी, ठीक है, ये हो गया ए, देन बी अगेन। ठीक है भाई, तो हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ गए, ए बी बी। तो 25% चांसेस है कि ए बी हो सकता है, 25% चांसेस है कि ए हो सकता है, और 50% चांसेस है कि उस बच्चे का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, ये पूछेंगे कि एक पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है और जो बच्चा है उसका ब्लड ग्रुप बी आया है ना, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो बी ही होगा, या फिर ये पूछेंगे कि जो दूसरा पेरेंट है उसका जीनोटाइप बताओ। तो आप खुद सोचो, अगर यहाँ पर आई बी है, भाई एक पेरेंट का तो ए बी दे रखा है, दूसरे बच्चे का क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो क्या यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप ले सकती हूँ मैं, नहीं ले सकती, क्योंकि अगर मैं ए ब्लड ग्रुप लेती हूँ तो बी तो आएगा ही नहीं रिजल्ट में। लेकिन क्या मैं इसको इस तरीके से ले सकती हूँ, यस, ए ब्लड ग्रुप में तब लूंगी जब वो हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगा, क्योंकि एक केस ऐसा बनेगा आपके पास जिसमें ब्लड ग्रुप क्या आएगा, बी आएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो ब्लड ग्रुप आप ले रहे हो वो होमोजाइगस होंगे दोनों या फिर हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, आपको जीनोटाइप पता है, एक्सप्रेस करने का तरीका आपको पता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको दिया होगा, एक पेरेंट का ए है एक का बी है ना, कुछ बच्चे ऐसे जिनका ओ आ गया, अभी कैसे करोगे, चलो देखते हैं। एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, और दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप है बी, और कुछ बच्चे ऐसे, मतलब कुछ चांसेस हैं कि जो बच्चा आया है उसका ब्लड ग्रुप है ओ। आप अगर इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाते हो तो ओ ब्लड ग्रुप आ जाएगा कहीं से, बिल्कुल नहीं आ सकता, ए बी आएगा हर केस में। चलो अगर मैं इसको हेट्रोजाइगस ले लूं, क्या अब आएगा, नहीं भाई, बी और ओ में से तो बी डोमिनेटिंग है ना, तो इस तरीके से भी ओ नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं इसको भी ले लूं हेट्रोजाइगस, तो एक केस आपका ये वाला बनेगा जिसमें आपका ब्लड ग्रुप ओ आ जाएगा।
तो ये आपको देखना है कि होमोजाइगस लेना है या फिर हेट्रोजाइगस। होमो मतलब सेम, दोनों एक जैसे अलील्स होने चाहिए या फिर अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है कोडोमिनेंस के बारे में। तो मैंने भी एक बीच में एक टर्म बोला था मल्टीपल अलीलिज्म। तो भाई मल्टीपल मतलब बहुत सारे, मतलब मैनी, अलीलिज्म मतलब अलील्स। एक ही जीन है यहाँ पर, आई जीन है, लेकिन 1 2 3 अलील्स कितने, 3 है, ए, ओ और बी। तो मल्टीपल अलीलिज्म क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें एक ही जीन पर 2 या 2 से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट होंगे। देखो 2 अलील्स होना इज नॉर्मल, वो कैपिटल टी स्मॉल टी में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर 3 अलील्स है ना, मोर देन 2 अलील्स आर प्रेजेंट, तो वो करेक्ट डिफाइन होगी मल्टीपल अलीलिज्म की। तो उसका एग्जांपल भी आप एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ले सकते हैं जो कि ह्यूमन के अंदर मिलता है। तो ये किसके बारे में बात की हमने, मल्टीपल अलीलिज्म, है ना। तो मल्टीपल अलीलिज्म का मतलब क्या है, when more than 2 alleles are present on same gene, more than 2 alleles are present on same gene, जब एक ही जीन पर 2 से ज्यादा अलील प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके के पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल अलीलिज्म। तो इसका एग्जांपल क्या है, ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसी तरीके से आपको एक जो आपकी सप्लीमेंट्री है, वैसे जिन बच्चों ने रिसेंट अभी नई नई बुक खरीदी है एनसीईआरटी, उसके अंदर आप देख सकते हो आपके काफी सारी चीजें ऐड कर दी गई हैं। बेसिकली वो सब क्या चीजें हैं जो ऐड की गई हैं, जो आपकी सप्लीमेंट्री में लास्ट में दी हुई थी वो आगे लेकर आ गए, है ना। तो उसी का एक टॉपिक है बच्चे, वो है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या टॉपिक है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो एक बार फटाफट से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को देख लेते हैं। तो पॉली का मतलब क्या हुआ, पॉली का मतलब है मैनी, जेनिक का मतलब है जीन्स। ठीक है, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है जब बहुत सारे जीन्स, व्हेन मैनी जीन्स कंट्रोल अ सिंगल फिनोटिपिक कैरेक्टर, जब बहुत सारे जीन्स मिलकर एक सिंगल फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। मैनी जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल कैरेक्टर, मैनी जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल फिनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके के इनहेरिटेंस को क्या कहा जाता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसका बेटा सबसे बढ़िया जो एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो है स्किन कलर। तो जो स्किन कलर है, यहाँ पर हम एग्जांपल मेंशन कर रहे हैं, किसका एग्जांपल है, स्किन कलर। तो जो ह्यूमन में स्किन कलर होता है ना, तो उसमें बहुत सारे जीन्स हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये रिप्रेजेंट करता है आपके डार्केस्ट स्किन कलर को। देन स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ये लाइटेस्ट स्किन कलर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड देन एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो वो इंटरमीडिएट कलर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं डार्केस्ट स्किन कलर, ये हो गया आपका लाइटेस्ट स्किन कलर। ठीक है, और ये आपका हो गया इंटरमीडिएट, है ना भाई। तो यहाँ पर ये किसका एग्जांपल है भाई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक का मतलब है बहुत सारे जीन्स मिलकर एक ही फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करेंगे। ये देखिए 1 2 3 जीन्स है ना, तो तीनों मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। वो कैरेक्टर क्या है, स्किन कलर। ठीक है, तो इसके अलावा बस इसमें आपको यही याद रखना है कि इनके जीन्स कौन कौन से, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं 1 मार्क में 2 बार। ठीक है भाई, और इसके अलावा जब भी इनका ग्राफ बनता है तो बच्चे वो बेल शेप बनता है। बेल शेप का मतलब क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स है जिसको इसमें रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है ना, मतलब जैसे लाइट डार्क बहुत अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। तो आपको इसमें जो भी ग्राफ बनेगा तो वो कैसा बनेगा, बेल शेप। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, जो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। And do not forget to like, share and subscribe. Thank you.